विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौ अमृता पन्हाळे, शेत विद्या मंदिर इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील शिक्षिका असून इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. आज मराठी विषयामध्ये इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 2 मी चित्रकार कसा झालो हा पाठ आपण अभ्यासणार आहोत. पाठाच्या सुरुवातीला आपण पाठाची प्रस्तावना बघणार आहोत. पाठाचे लेखक आहेत ल.म. कडू. हे प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार. त्यांची बालसाहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत. त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक, खारीचा वाटा हा कथासंग्रह, जॉर्ज कार्वर हे चरित्र, रावीचा मोर हे बालसाहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बाल साहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळाला आहे. शेवगाव, अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले. निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले आहे. मनात एखाद्या गोष्टीची तीव्र इच्छा असेल तर प्रतिकूल परिस्थितीतही, साधनांच्या अभावातही आपल्याला आहे त्या परिस्थितीतून मार्ग काढत आपली इच्छा पूर्ण करता येते. आपल्यात दडलेला संशोधक आपल्यातील सुप्त इच्छाशक्ती सतत जागी ठेवण्याचा संदेश या पाठाद्वारे लेखकाने दिला आहे. आता आपण पाठाला सुरुवात करणार आहोत. पाठाचे नाव आहे मी चित्रकार कसा झालो और हिंदी में मैं चित्रकार कैसे बना. मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं, पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे. मैं जब तुम्हारी उम्र का था तभी जो अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, वह आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. प्रथम निसर्ग, पहले नेचर, कुदरत. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. हमें कुदरत को कभी भूलना नहीं चाहिए. त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं. हमें कुदरत के विरोध में न जाके उसके मर्जी में रहना ही फायदेमंद है, हितकारक है. निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. कुदरत ही, नेचर ही हमारी देखरेख करता है, हमें संभालता है, हमारा पोषण करता है. कुदरत ही हमें अलग अलग कला सिखाता है आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसुक सापडतील. कुदरत को ढूंढते रहिए, नेचर को ढूंढते रहिए, आपको आपकी राह जरूर मिलेगी. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. अभी मैं आपको मेरी ही कहानी सुनाता हूँ. मेरी शुरुआत की पढ़ाई, प्राइमरी एजुकेशन जो 1ली से 8वीं की कक्षा तक पढ़ाई होती है वो एक छोटे से गांव में हुई. गांव, विलेज. मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल आणि कल्चरल, सुसंस्कृत था. घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंदी आनंद. अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच.
माझा एक मित्र होता। घना जंगल, पानी से भरी हुई नदी, बारिश के मौसम में नदियाँ भर जाती है, उसे दुथड़ी भरून वाहने कहते हैं। नीले पहाड़, घना जंगल, खुशियाँ ही खुशियाँ है। ऐसे मौसम में मानव के अंदर जो कुछ नया करने की क्षमता, क्रिएटिविटी अगर बाहर नहीं आई तो एक आश्चर्य ही होगा, सरप्राईज होगा। मेरा एक दोस्त था। आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती। हमें बहुत लगता था कि हम चित्र निकाले, ड्राइंग निकाले, पर क्या करते, हमारे पास कुछ साधन ही नहीं थे। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता। अभ्यासाची एकच वही, पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना, वात्रटपणा वाटायचा। पेंसिल, ब्रश, रंग ये तो छोड़ ही दो, साधा कागज भी नहीं था। पढ़ाई के लिए एक ही नोटबुक थी, स्लेट पर लिखने के लिए एक पेंसिल, उसके भी अगर टुकड़े हो गए तो भी संभाल के रखना पड़ता था, क्योंकि दूसरी मिलने की आशा भी कम थी। और सबसे ज़्यादा अड़चन और डर इस बात का था कि निकाले हुए चित्र ना गुरुजन, टीचर को पसंद आते थे ना घर वालों को। उनको तो ये सब टाइम पास ही लगता है, काम के लिए कुछ नहीं तो बैठ गए बनाने के लिए। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं। आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। मई महीने की धूप तो जलाने वाली, काला कर देती थी। हम सब गांव के बच्चे नदी के पानी में जाकर अच्छे से बैठ जाते थे। अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं। काठालगत खूप खडक होते। ज़्यादा देर पानी में बैठने के कारण शरीर ठंडा हो जाता था। उसके बाद फिर से किनारे आके बैठ जाते थे। किनारे पे बहुत पत्थर रहते थे। पाण्याच्या प्रवाहामुळं गुळगुळीत, सपाट झालेले, लांबरुंद पसरलेले, आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती, पण कशानं काढणार, तोही मार्ग सापडला। पानी के प्रभाव के कारण पत्थर बहुत स्लिपरी, गुळगुळीत, सपाट, टेढ़े मेढ़े, बिखरे पड़े हुए थे, क्योंकि नदी में पत्थर एक जगह पे नहीं होते हैं, सब जगह पर थोड़े थोड़े होते हैं। हमें वहीं पे हमारा कैनवास मिल गया था। कैनवास मतलब पेंटर का जो ड्राइंग निकालने के लिए कपड़ा यूज करते हैं, उसे कैनवास कहा जाता है। ये जो बड़े बड़े पत्थर थे, उनके ऊपर हम मन चाहे जितने चित्र निकाल सकते थे, पर ये चित्र हम किससे निकाले, उसका भी मार्ग, सोल्यूशन ढूंढ लिया। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो, शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात। ते दगड आपटले की त्यांची पिवळी पिवळी फक्की पडते, अगदी पिठासारखी असते। हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार। मुरमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। हमारे यहाँ एक लाल रंग का पत्थर पाया जाता था, जैसे ईंट के जैसा वो रहता था। या दिवाली में हम लोग रंगोली निकालने से पहले जो पत्थर ज़मीन पर लगा देते थे पानी में भिगो के, उसी तरह का। और पीले रंग के भी पत्थर पाए जाते थे। ये पत्थर ज़मीन में पटकने के बाद उसकी पाउडर हो जाती थी। पाउडर मतलब जैसे आटा कैसे होता है, उसी तरह की।
पीले रंग में पाउडर में ये पानी डालने के बाद पीला रंग तैयार होता था और वह पत्थर पर गीला करके उस पर हम चित्र निकालना शुरू किया। कौन सा चित्र निकालूं, कौन सा नहीं, ऐसे होता था। गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो। रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या। घुटनों पे बैठकर हम चित्र निकालने में व्यस्त हो जाते थे। चित्र निकालने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखो तो वह निकाला हुआ चित्र और भी ज़्यादा डार्क घना दिखता था। आणखी सुरसुरी यायची। तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्टं गेलेली लक्षातच यायची नाहीत। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं। काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत, पण ते कोठून आणणार? जैसे ही वो चित्र हम लोग देखते थे तो जोर से जोश आता था। उस गरम पत्थर पर घुटनों के बल बैठकर चित्र निकालते समय घुटनों के छिलटे निकल गए थे और ये हमें याद भी नहीं रहता था, ध्यान में भी नहीं आता था। अभी उन्होंने जो पत्थर खड़े होते हैं, मतलब जो पत्थर खड़े दिखते हैं हमें, उस पर चित्र बनाना उन्होंने शुरू किया। थोड़े दिनों में उन्हें लगा कि क्यों ना हम इसमें रंग भर दे, पर ये रंग कहाँ से लाएंगे? त्या दिवसात काटेसावर फुलते, लाल भडक होते। तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगळले की जांभळा रंग मिळतो। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात। काही पानांचा हिरवा केला, चुन्याचा पांढरा, कुंकवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होताच। उन दिनों में काटेसावर नाम का एक पेड़, उसमें जो फूल रहते थे वो लाल रंग के होते थे। उस फूल के पराग पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे दाने जैसे रहते हैं, वो पानी में मिक्स करने के बाद उसका जांभळा पर्पल कलर तैयार हो जाता था, जामुन के जैसा। शेंद्री नाम की वनस्पति थी, मतलब पेड़ था, उस पर जो फल आते थे उसके अंदर जो बीज रहते हैं उससे ऑरेंज यानी भगवा केशरी रंग तैयार होता था। पत्ते का हरा रंग मिलता था, चूने से पांढरा वाइट कलर मिलता था, कुंकू सिंदूर से लाल रंग मिलता था और पीले पत्थर तो थे ही, उससे पीला कलर मिलता था। बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा। तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो। बांबू के पेड़ की छोटी टहनी लेकर उसके आगे का जो पोर्शन रहता है वो ज़मीन पे थोड़ा घिसते थे ताकि वो स्प्रेड हो जाए और ब्रश की तरह दिखने लगे और उसी से हम चित्रों में रंग भरते थे। नजर जाईल तिथपर्यंत चित्रच चित्र। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी वाहायला लागायची। आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची। हम अपनी भूख प्यास भूल के उस पत्थर पर चित्र निकालकर उसमें रंग भर देते थे। दृष्टि जहाँ तक जाती थी वहाँ तक चित्र ही चित्र दिखाई देते थे। थोड़े दिनों के बाद बारिश की शुरुआत हो जाती थी, फिर नदियाँ बहने लगी और हमारे सारे निकाले हुए चित्र उस नदी के पानी के अंदर चले जाते थे। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधन नाहीत म्हणून अडून बसायचं कारण नाही। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते।
आज मैं आपको कुछ व्यक्तिगत पर्सनल बता रहा हूँ. वह एक उदाहरण एग्जाम्पल है. ते लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे. मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि अगर साधन नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो अड़ के उधर ही रुकना नहीं है आपको. अगर आपकी इच्छा, सहनशीलता, आपकी विल पावर तीव्र है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं. आपको यश मिलेगा. आता हेच पहा. श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा, पण नदी वाहतच असायची. आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला फार चैत्र महिना उजाडायचा. अभी आप देखो, श्रावण सरता सरता मतलब तब तक अगस्त महीने का एंड आ चुका रहता था और बारिश कम हो जाती थी, लेकिन नदी में पानी रहता ही था. हमारा कैनवास म्हणजे खड़क मोकड़ा व्हायला मतलब हमारा कैनवास हमें देखने के लिए हमें चैत्र अप्रैल महीने तक इंतज़ार करना पड़ता था. तोवर काय करायचं? तब तक क्या करना है हमें? त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. उसमें से ही हमें मिट्टी का छंद जड़ गया. लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची. वो जो लाल मिट्टी थी, सॉफ्ट मिट्टी थी, वो हाथ को मक्खन की तरह लगती थी. मूर्ती कराव्यात असं वाटलं. क्यों ना हा मूर्ती बनाए. पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागे. लेकिन ये जो मिट्टी का खेल था, वो भी हमें छुप छुप के करना पड़ता था. कभी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, कभी जो गाय वगैरह बांधते हैं उस जो गोठा रहता है उसके पीछे के साइड में, नहीं तो गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा. नहीं तो गांव में जो मंदिर है उस मंदिर के नज़दीक बकुड़ी प्राजक्त का पेड़ था. उस पेड़ के नीचे हमारा काम चालू ही रहता था. मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तड़े जाऊन ढासळायच्या. मूर्ति बनाने के बाद हम लोग उसे बाहर रखते थे थोड़ा सूखने के लिए. तब थोड़ी देर के लिए उन्हें हम बाहर धूप में रखते थे, तो उसे क्रैक आते थे और वह टूट जाती थी. हिरमोड व्हायचा. हम लोग उदास हो जाते थे. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता हा. विचार करता करता लक्षात आलं. फिर थोड़े दिनों के बाद हमारे ध्यान में आया की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं ते वाळल्यावरही असतं. गाय का गोबर भी गीला रहता है, वैसे ही सूखने के बाद भी वो गीला ही दिखता है. त्याला तड़े जात नाहीत, उसे क्रैक्स नहीं जाते हैं. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. हम लोगों ने वो गोबर मिट्टी में मिला के लिया. आता मूर्ति थोड़ा टिकायला लागल्या. हमारी मूर्तियाँ थोड़ी और अच्छी रहने लगी. तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तड़े जाऊन ढलप्या पड़ायच्या. मतलब थोड़े दिन जाने के बाद उसके छोटे छोटे बारीक बारीक ना ऐसे टुकड़े गिरने चालू हो जाते थे. पुन्हा विचार शुरू. फिर से मन में और विचार शुरू हो गए. आमच्या गावात आठवडे बाजार भरायचा. महादू आयते कपड़े विकाला यायचा. हमारे गांव में जो वीकली मार्केट बोलते हैं वो रहता था और महादू कपड़े बेचने के लिए आता था. सगळा डोंगर भाग, पहाड़ी इलाका, फक्त पायवाटा. वो अपना माल घोड्यावर लादून आणायचा. वो अपना माल घोड़े पे लेके आ जाता था. नादरुकीच्या झाडाची दाट सावली पड़ायची. नादरुकी करके जो झाड़ है उसकी छाव बड़ी रहती थी. तो झाडाच्या मुळीला घोड़ा बांधून ठेवायचा. वो उस झाड़ के नीचे अपना घोड़ा बांध के रखता था. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. हमें घोड़े का गोबर दिख गया. लीद म्हणजे घोड्याचं शेण. लीद मतलब घोड़े का गोबर. त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते.
ते धागे मातीत धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। फिर हम लोगों ने जो गोबर था वो उस मूर्ति बनाने के लिए काम आने लगा। केवढा आनंद झाला, हम लोग खुश हो गए। हे मला शब्दातही सांगता येणार नाही। ये मुझे वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। माध्यमिक में सेकेंडरी स्कूल में रहता था, तभी मैंने ये जो साइंटिस्ट है आर्किमिडीज इनका चॅप्टर पढ़ा था। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा। ते सापडल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। उसे जो चाहिए था वो उसे मिलने के बाद न्हाणीघर मतलब हम जिसे बाथरूम कहते हैं, वहाँ से युरेका युरेका कहते वो भाग निकला, बाहर आया। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तीना तडे जाण्याचं थांबलं होतं। हमें भी उतनी खुशी हुई थी जितनी मूर्ति बनाने के टाइम उसे जो क्रैक्स आते थे वो आना बंद हो गए थे। आपल्या पुरता का होईना, पण तो एक शोध होता, वो हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट था। मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगीन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे, त्याला कायम जागता ठेवा। तुमचं आभाळ कायम आनंदाने भरलं राहील। बच्चों, आज मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हर एक बच्चे में आर्किमिडीज छिपा हुआ है, उसे हमेशा जगाते रहो। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। मी या पाठाच्या शेवटी काही शब्दार्थ दिले आहेत, ते तुम्ही तुमच्या वहीत लिहून घ्यावे। धन्यवाद।